हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम करने वाले हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स में से दो नए टॉपिक्स जो कि हैं आपके रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स। बात करेंगे वेक्टर के कंपोनेंट्स की। ऑल्सो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट एंड इन्हीं से रिलेटेड हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं आज की क्लास में अलॉन्ग विद द थ्योरी, so that आपको जो concept है clearly समझ में आ सके. So before I start with my lecture today, I would like to thank you all for watching the videos. इसी तरह से मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए उन लोगों के साथ जिनको कहीं ना कहीं सपोर्ट गाइडेंस की ज़रूरत है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपी पीजीटी फिजिक्स और एनी पीजीटी एग्जाम particularly for physics. So these videos are going to help you a lot, be it your TGT, science or your PGT physics. So do share the videos with the people around you. For latest updates and notifications, also for materials related to your UP PGT physics and also for class 11 and 12 physics, आपको simply join करना होगा मेरा Telegram channel by the same name, Phimatics Learning Hub. You can also visit my Facebook page and like the page. लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, सो डू गो एंड विजिट माय फेसबुक पेज एंड जॉइन माय टेलीग्राम चैनल. सो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक्स नाउ. तो आज हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स में बात करने वाले हैं आपके कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर की. तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको कोई भी वेक्टर दिया गया है तो उसके ऑब्वियसली कंपोनेंट्स होते हैं. हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है दैट बेसिकली हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द थ्री एक्सिस एक्स वाई एंड जेड. मान लीजिए आपको कोई वेक्टर है दिया, दैट इज योर वेक्टर पी हियर. अब वेक्टर पी के जो हैं यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स हमने लिए हैं, दैट इज पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड. राइट नाउ लेट मी टेल यू, पी एक्स जो है वेक्टर पी का कंपोनेंट है अलोंग योर एक्स एक्सिस. पी वाई जो है इज द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड पी जेड जो है this is the component of the vector along z axis. Okay, so obviously जिन्होंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, there are suppose अगर ये आपका x डायरेक्शन है and this is your y डायरेक्शन, तो z डायरेक्शन जो होगा obviously ये बाहर की तरफ होगा, that is towards the screen that you can see right now. तो यहाँ पे obviously outward डायरेक्शन में है. So here it is x, here it is y and towards the direction of this pen there is y z axis. तो ये तीनों एक्सिस जो हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, तीनों के बीच में 90 डिग्री होता है. ओके, तो दिस इज व्हाट आई हैव. तो इसको बेसिकली कुछ इस तरह से हम यहाँ पे दिखाते हैं. तो मैंने कहा कि पी एक्स जो है वो अलोंग आपका है एक्स एक्सिस, सो दिस इज बेसिकली योर पी एक्स. आपका पी वाई जो है दिस इज अलोंग योर पी वाई. जेड एक्सिस के अलोंग आपका आता है पी जेड. ओके, तो ये तीन कंपोनेंट्स हो गए. तो यूनिट वेक्टर्स जो आपके एक्स डायरेक्शन में होते हैं, वाई में या जेड में, एक्स एक्सिस के अलोंग होता है यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग होता है आपका यूनिट वेक्टर जे कैप एंड जेड डायरेक्शन के अलोंग होता है आपका के कैप. ओके, तो जब हम वेक्टर को इन तीन कंपोनेंट्स को और यूनिट वेक्टर्स को मिला के लिखते हैं तो कुछ इस तरह से हम इसे लिखते हैं. वेक्टर P इज पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप. तो ये नोटेशन होता है दैट यू नीड टू रिमेंबर. अगेन यहाँ पे वेक्टर है तो वेक्टर का कुछ ना कुछ वैल्यू या मैग्नीट्यूड होगा ही. अगर आपको इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो आप क्या करना है, आपको सिंपली मैग्नीट्यूड निकालने के लिए से दिस इज द मैग्नीट्यूड हियर. तो इन ऑर्डर टू फाइंड द मैग्नीट्यूड व्हाट यू हैव टू डू, मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू. यू सिंपली हैव टू टेक द अंडर रूट. आप अंडर रूट करोगे पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर. बहुत सिंपल है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ले लिया. मान लीजिए वेक्टर पी मान लीजिए आपको दिया गया है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप. सपोज ये वेक्टर है. यहाँ पे आप कॉम्पोनेंट्स कुछ भी ले सकते हो. अगर अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है सो व्हाट विल आई डू, आई टेक द अंडर रूट. नाउ पी एक्स इज दिस वन, पी एक्स है ये वाला, दिस इज योर पी एक्स. तो पी एक्स का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, देन पी वाई का स्क्वायर ये वाले 2 का स्क्वायर, एंड देन आई हैव पी जेड का स्क्वायर दैट इज योर 3 का स्क्वायर. ओके, अब आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो. 4 + 4 + 9
अब आप इसको सिंपली सॉल्व करिए, अंडर रूट सॉल्व करिए, आपको कंप्लीट मैग्नीट्यूड मिल जाएगा या वैल्यू मिल जाएगी उस वेक्टर की। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी वेक्टर दिया जा सकता है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हो सकता है डायरेक्टली पूछ लिया जाए विथ सर्टेन ऑप्शंस। नाउ बिफोर आई कम टू दिस कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, उससे पहले मैं बता दूं देयर इज वन मोर वेक्टर, जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की है यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड या वैल्यू हमेशा 1 रहती है। तो अगर मैंने यहाँ पे ऑब्वियसली कोई वेक्टर लिया था वेक्टर p, इसका मैग्नीट्यूड मैंने लिखा था दिस लाइक दिस, तो इसका ऑब्वियसली कोई ना कहीं इस वेक्टर का एक डायरेक्शन भी होगा। उस डायरेक्शन को बताने के लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर का, जिससे हम कुछ पी कैप तरीके से कहेंगे। दिस इज पी कैप, पी के ऊपर एक कैप बना हुआ है। जिस तरह से मैंने कहा कि एक्स एक्सिस के अलोंग आपका होता है आई कैप, यहाँ पे है जे कैप, जेड के अलोंग है के कैप। तो ये यूनिट वेक्टर्स हैं जिनकी वैल्यू या मैग्नीट्यूड 1 होती है। अब फ्रॉम दिस यहां से हम ये आपको याद रखना है, जब कभी भी आपको यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन के बारे में पूछा जाए उस वेक्टर का, तो ऑब्वियसली हमें जब निकालना है उसका डायरेक्शन दैट इज पी कैप, आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड को लेके जाओगे वेक्टर की तरफ, डिवाइड कर दोगे टुवर्ड्स द अदर साइड। तो वेक्टर को जब कभी भी हम डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से, तो हमें मिलता है यूनिट वेक्टर। सो दिस इज बेसिकली योर यूनिट वेक्टर, राइट। तो कुछ इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर या कह सकते हैं उस वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं। सो दिस कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चंस टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर ऑफ एनी गिवन वेक्टर। नाउ एज आई वाज सेइंग कि मैंने कहा आपको कि देयर आर टू कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक दिस वे, अगर कोई वेक्टर है जो कि कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, मान लीजिए थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, अगर कोई वेक्टर है p जो कि एंगल थीटा बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो इसके होंगे दो कंपोनेंट्स। लेट अस सी हाउ, एंड कौन कौन से वो दो कंपोनेंट्स होंगे, उनका नाम क्या होगा। तो अगर मान लीजिए ये एक वेक्टर है एंड आप डिनोटेड इट बाय वेक्टर p, अब ये दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द वर्टिकल लाइन। अब ये वेक्टर जो है ये एंगल बनाता है थीटा विद दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट ना। हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स अलोंग योर एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। तो देखिए आप रिजॉल्व कर सकते हो इस वेक्टर p को अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या अलोंग y एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस, जिसे हम कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। तो कुछ इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नाउ जब हमें चाहिए एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यू, तो हम इसको बुलाते हैं px, और हमें जब वैल्यू चाहिए अलोंग y एक्सिस वी कॉल इट py। ओके, पहले मैं डायरेक्टली बताती हूं कि वैल्यू आती क्या है। नाउ इफ आई से px की वैल्यू आती है, मान लीजिए ये वेक्टर है वेक्टर p, इसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली हमने माना है ये है p, मैग्नीट्यूड इसका है p, सो आई विल राइट एज px विल बी p cos theta, py that is along the vertical component is going to be p sin theta। ओके, तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड ये वाला आपका हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, सो दीज आर बेसिकली दी कंपोनेंट्स हियर। ओके, ना अब p cos थीटा कहाँ से आया, p sin थीटा कहाँ से आया, आइए देखते हैं। राइट, तो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देती हूँ। मान लीजिए यहीं तक का है ऑब्वियसली लाइक दिस ना। अब मुझे px की वैल्यू ये p cos थीटा आई कहाँ से, आइए देखते हैं। तो ऑब्वियसली ये आपका था py, दिस वॉज py। ना इफ दिस इज py, दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली ये वाली भी क्या हो जाएगी py। ओके, क्योंकि देखिए ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, इसको आप थोड़ा इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर ये py था हमारे डायग्राम में, तो ये वाला भी हो जाएगा, पैरेलल है तो ये हो जाएगा py। ओके, अब यहाँ पे आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, यू कैन सी दिस ट्रायंगल हियर।
राइट। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देती हूँ। यू कैन सी दिस ट्रायंगल हियर, ओके। आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा। आप इस ट्रायंगल में आप फाइंड आउट करिए cos थीटा। लेट अस फाइंड cos थीटा इन दिस वन। मैं इस ट्रायंगल को अलग से निकाल के यहाँ बना देती हूँ। आपका जो ये ट्रायंगल बना है कुछ इस तरह से है, ओके। अच्छा, ये वाला साइड था आपका px, ये था आपका थीटा, ये ऑब्वियसली py बन चुका है। अब यहां पे जब आप cos थीटा निकालोगे, cos थीटा होता है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। नाउ बेस इज px, दिस इज बेस, ओके। एंड आपका हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली आपका क्या है, p, राइट। p भी मिल चुका है, ऑब्वियसली दिस इज p हियर, इसका मैग्नीट्यूड p है वेक्टर का, px बाय p। तो ऑब्वियसली हमें px की वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर करके मिल चुकी है एज p cos थीटा। सो px आई गॉट इट एज p cos थीटा। तो कुछ इसी तरह से हमें वैल्यू मिला था px का। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। उसी तरह से आप निकाल सकते हो कि एग्जैक्टली py की क्या वैल्यू होगी। py की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, आप इसी ट्रायंगल का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपली अब साइन थीटा लेना पड़ेगा। यही ट्रायंगल है, अब इसी ट्रायंगल का आप सिंपली लीजिए साइन थीटा, साइन थीटा। नाउ साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो आपका परपेंडिकुलर है py, अच्छा हाइपोटेनियस है p। तो ऑब्वियसली यहां से py की वैल्यू आ चुकी है, जो कि आ जाएगी p साइन थीटा। एंड आई विल बी हैविंग दिस py इक्वल्स टू p साइन थीटा। तो कुछ इसी तरीके से हम क्वेश्चन में ऑब्वियसली किसी भी गिवन दिए हुए गिवन वेक्टर को सिंपली रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर वो कोई एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ या वर्टिकल डायरेक्शन के साथ, इनटू द टू कंपोनेंट्स which are your horizontal as well as vertical components. I hope this topic is very much clear. Let us do a question here on this vector. So question है कि दो forces हैं, एक है आपका F1 यहाँ पे components के terms में दिया है, F2 भी again components के terms में दिया गया है। ये दो forces हैं जो कि एक particle के ऊपर लग रहे हैं। So obviously यहाँ पे कहीं एक particle है, देयर इज अ पार्टिकल, और इसके ऊपर ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं। एक आपका है F1 तो दूसरा है F2 वेक्टर। दो फोर्सेस लग रहे हैं, साथ में लग रहे हैं क्योंकि यहाँ साइमल्टेनियसली दिया गया। एट अ पॉइंट, एट दिस पॉइंट आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड क्या है, वैल्यू क्या होगी रिजल्टेंट फोर्स की। रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी। अब यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स ऑब्वियसली अगर आपके पास दो फोर्सेस हैं, अगर आपको रिजल्टेंट, सपोज रिजल्टेंट को मैंने डिनोट किया Fr से, सो रिजल्टेंट फोर्स बेसिकली आपका हो जाएगा F1 प्लस F2। ऑब्वियसली ये नेट फोर्स देगा हमें। तो यहाँ पे पहले तो सिंपली ऐड करते हैं हम वेक्टर्स को, ताकि हमें मालूम चले कि रिजल्टेंट वेक्टर है क्या। सो F1 इज गिवन टू बी 3i cap plus 4j cap plus F2 is 3j cap plus 4k cap। आप ऐड करिए, नहीं जब नाउ यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो i कैप के साथ ही ऐड होता है, j कैप के साथ ही होगा। अब यहाँ पे देखिए 3i कैप है, यहाँ पे कोई i कैप वाला कॉम्पोनेंट नहीं है, तो ये सिंपली आपका 3i कैप तो यहीं उतर आएगा। अब 4j कैप प्लस 3j कैप, 4 plus 3, 4 plus 3 is 7j cap एंड k कैप भी नहीं है यहाँ पे, तो I'll take it as 4k कैप। ये अपने आप यहाँ उतर चुका है, जिस तरह से 3i कैप हमने लिख दिया था। अब ये आपका आया है रिजल्टेंट वेक्टर। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, मीन्स इसका सिंपली अब मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे, बड़ा इजी है, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दैट इज 3 स्क्वायर plus 7 square plus 4 square. Let us square it up and find out the value. 3 3s are 9, 7 7s are 49, 4 4s are 16, right? अब यहाँ पे 3 numbers are given, you simply need to add up. So all I can see, when I'll add 9 plus, so you're going to get it as under root of 74, अंडर रूट ऑफ 74 आपका आने वाला है यहाँ पे।
अंडर रूट 74 यूनिट्स ऑफ फोर्स. सो लेट अस सी विच ऑप्शन मैचेस फ्रॉम हियर. दिस इज द ऑप्शन हियर, ऑप्शन सी 74 यूनिट्स. ऑब्वियसली ये कोई भी यूनिट है, यहाँ पे पर्टिकुलरली यूनिट नहीं कहा गया है, आपको ऑब्वियसली यूनिट्स में दिया गया है, यूनिट ऑफ फोर्स ओनली. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग एनी क्वेश्चन जो आपको कंपोनेंट्स के टर्म में कोई भी वेक्टर दिया है. तो यही आपका अप्रोच और तरीका होना चाहिए. आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू. लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन हियर. तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फोर्स है जो कि किसी एक एंगल से इंक्लाइंड है. देयर इज अ फोर्स, वो फोर्स जो है वो इंक्लाइन है एट 60 डिग्री. किससे? हॉरिजॉन्टल से, मीन्स हॉरिजॉन्टल वाली लाइन या डायरेक्शन से. तो कुछ इस तरह से है, ये फोर्स है, दिस इज द फोर्स, मान लीजिए दिस इज एफ वेक्टर. अब ये है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 डिग्री बनाता है. ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में आपका क्या आ जाएगा, इस वाले डायरेक्शन में आपका वर्टिकल वाला आ जाएगा डायरेक्शन. अगर इसका इफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर इस फोर्स का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन सा वाला, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मींस यहां पे एफ एक्स वाला, भाई ये अगर एफ है तो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ एक्स आएगा और इस वाले डायरेक्शन में एफ वाई आएगा. तो यहां पे इन्होंने कहा है अगर एफ एक्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला एफ एक्स आपका है 50 न्यूटन्स, इसकी वैल्यू दी गई है देखिए 50 न्यूटन्स, मतलब यहाँ पे कहा गया है एफ एक्स है आपका 50 न्यूटन्स. तो बताइए कि क्या होगी मैग्नीट्यूड उस फोर्स की, क्या होगी मैग्नीट्यूड उस फोर्स की, मीन्स आपको ये इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. ओके, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है. सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे ना ही वर्टिकल निकालने को बोला है ना ही कुछ और, कहने की बताइए फोर्स एग्जैक्टली है क्या जिसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया गया है. अब देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है एफ एक्स, एफ एक्स इज गिवन टू बी योर 50 न्यूटन्स. अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जैसे ये आपका 60 डिग्री है, ये वेक्टर जो बना रहा है एक्स डायरेक्शन में जो आपका आता है दैट इज गोइंग टू बी योर एफ कॉस 60 डिग्री, और जबकि वाई डायरेक्शन में जो आएगा वो आपका हो जाएगा एफ साइन 60 डिग्री. तो भाई हमें मतलब किससे है, हॉरिजॉन्टल वाले से, क्योंकि एफ एक्स ही दिया गया है, मतलब ये एफ एक्स जो है वही आपका है एफ कॉस 60 डिग्री. तो क्वेश्चन में यही मालूम चल गया, दैट इज एफ एक्स है एफ कॉस 60 डिग्री इज योर 50 न्यूटन्स. क्या अब हम यहां से डायरेक्टली एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं? येस, वी कैन सिंपली फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एफ. सो एफ आ जाएगा आपका 50 बाय कॉस 60. अच्छा, कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, सो ये आपका हो जाएगा 50 बाय 1/2. obviously this 2 will go above. I have 50 into 2. I'll have 50 into 2 which is going to be your 100 newtons. So this is what I have, 100 newtons I have here as the answer. So this is going to be your option, option number B that I can see. So option B हो जाएगा आपका 100 न्यूटन्स के बराबर. जो फोर्स एक्चुअली था, ये फोर्स था आपका 100 न्यूटन के बराबर. सो आई होप दिस क्वेश्चन किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, क्या अप्रोच आना चाहिए, इज वेरी मच. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्केलर प्रोडक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेट अस डिस्कस दिस. स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है? ऐसा प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स के बीच जिसकी वैल्यू या रिजल्टेंट फाइनली आने वाला है स्केलर. मीन्स ओनली वी आर गोइंग टू गेट अ वैल्यू या मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन कुछ नहीं होने वाला. सो दैट इज समथिंग कॉल्ड स्केलर. जो रिजल्टेंट आएगा, आंसर आएगा, वो एक स्केलर वैल्यू होने वाली है, ना कि एक वेक्टर. मान लीजिए अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ओके, दिस इज वेक्टर ए, नाउ दिस इज वेक्टर बी. अब ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल मान लेते हैं थीटा है. तो स्केलर प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन करते हैं? बहुत सिंपल है. स्केलर प्रोडक्ट आपका होता है वेक्टर ए डॉट लगाते हैं वेक्टर बी. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बाय द फॉर्मूला जो आता है दैट इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज हियर मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा. सो ए डॉट बी इज बेसिकली ए बी कॉस थीटा. ओके, थीटा इज द एंगल बिटवीन देयर टेल्स. ये हो गया इन दोनों के वेक्टर्स के बीच का एंगल. तो ये फॉर्मूला आपने यूज इस्तेमाल करना है फॉर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन. आपको दो वेक्टर्स दे दिए जाएंगे जिनको आपको सिंपली सॉल्व करना है.
मैग्नीट्यूड निकालना है और कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम निकालना है। दिस इज व्हाट आई हैव। ओके, अगर मान लीजिए एक और फॉर्मूला यहाँ से आ सकता है कि अगर आपको a डॉट बी की वैल्यू दी है और a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है और कहा गया है कि बताइए दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, तो यहीं से आपका फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज कॉस थीटा आ जाएगा आपका। ऑब्वियसली आप a और b को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए, दैट इज a डॉट b, आपको डॉट प्रोडक्ट दिया रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। सो कॉस थीटा आप सिंपली एंगल बता सकते हो, कॉस थीटा की वैल्यू जितनी भी आएगी उससे आप गेस कर सकते हो फ्रॉम अ टेबल ऑब्वियसली कि एग्जैक्टली थीटा की वैल्यू कितनी है। तो ये हो गया सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। आप कुछ फिजिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पे डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा गया है जिसके ऊपर आपने लगाया है कुछ फोर्स F डॉट, मान लीजिए स्ट्रेट नहीं लगाते हैं, कुछ एंगल से ही लगाते हैं, फोर्स लगाया गया है वेक्टर F जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है वेक्टर S का, लाइक दिस। सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, दिस इज द फोर्स हियर। लेट मी टेक इट इन अ बेटर वे। ओके, जैसे अगर मैंने यहाँ पे अगर स्ट्रेट फोर्स लिया है, दिस इज द ब्लॉक हियर, अगर मैंने इस तरह से लगाया है फोर्स, ओके, सपोज एकदम सीधी डायरेक्शन में लगाया है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में अगर आप एंगल देखो यहाँ तो ऑब्वियसली जीरो है क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है। कभी कभी हो सकता है कि आपका फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रहा है जबकि डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फोर्स कुछ इस तरीके से लगाया है बट डिस्प्लेसमेंट अभी भी इस तरह से हो रहा है। इस केस में मान लीजिए एंगल जो है, सपोज इट इज लाइक दिस, दिस इज फोर्स सपोज, और आई कैन टेक इट दिस वे। आपने लगाया मान लीजिए फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में ऑब्वियसली आपका एंगल थीटा है। तो उस केस में वर्क डन जब आप निकालते हो तो आप हमेशा डॉट प्रोडक्ट लेते हो फोर्स as well as displacement के बीच में। So one of the examples to find out work done is your F dot S. F is the force, S is the displacement जिससे हमें finally work done मिलता है। Another example we can have is your instantaneous power. Power अगर हमें निकालना है यहाँ पे, अगर let me just correct it up, यहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं लगेगा क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट जो है ऑब्वियसली ये एक स्केलर वैल्यू देता है, तो वर्क डन जो है ऑब्वियसली आपका स्केलर क्वांटिटी है। ओके, सो बाय मिस्टेक आई पुट द एरो हियर, बट रिमेंबर आपको एरो नहीं लगाना है। पावर, इंस्टेंटेनियस पावर कितना आएगा, उस केस में मान लीजिए आपको फोर्स गिवन है एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिवन है, तो ऑब्वियसली आपको F डॉट V निकालना है जिससे आप पावर निकाल सकते हो। सो पावर इज अगेन योर स्केलर क्वांटिटी। उसी तरह से एक और होता है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पढ़ते हो, दैट इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला जो बनता है दैट इज गिवन एज फाई, बी लगा सकते हैं जो कि आपका होता है बी, मीन्स ये है आपका मैग्नेटिक इंडक्शन डॉट एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको सिंपली ये बताता है कि किसी भी एरिया से जो है कितने मैग्नेटिक लाइक how many number of magnetic field lines are passing through that, number of field lines कितने पास कर रहे हैं किसी एक गिवन एरिया से। और एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा, मान लीजिए अगर ये एक सरफेस एरिया है, कोई एक प्लेन है, अगर हमें इसका एरिया वेक्टर बताना है तो ऑब्वियसली वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ऑब्वियस इट विल ऑलवेज बी नॉर्मल एंड इन द अपवर्ड, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, दिस इज व्हाट आई हैव, ये आपका एरिया वेक्टर होता है। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में बात करेंगे वील डिस्कस दिस इन डिटेल। अभी के लिए आपको ये फॉर्मूले कुछ याद रखने हैं, इन फॉर्मूलों पे क्वेश्चन बन सकता है यूपी पीजीटी या किसी भी पीजीटी फिजिक्स एग्जाम में। तो वर्क डन इज F डॉट S, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन योर फोर्स एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देन मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन योर मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एरिया वेक्टर। तो इसी तरह से आप कई सारे फॉर्मूलेस को डेफिनेटली कलेक्ट करके रखिए अपने पास, जहां पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को निकालने के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ता है बाकी किन्हीं दो क्वांटिटीज के बीच, एंड फाइनली ऑब्वियसली रिजल्ट जो आता है वो आपका स्केलर आता है।
सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। एक और चीज आपने ध्यान देनी है वो ये कि चाहे आप a डॉट बी निकाले या b डॉट a निकालिए, दोनों सेम है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी दैट आई हैव इज a डॉट b is basically equal to your b dot a. Okay, a dot b equals to b dot a. This is what I have. One more thing that I want to tell you here is, जैसे कि मैंने आपको यूनिट वेक्टर्स के बारे में बताया था, आई कैप, जे कैप, के कैप के बारे में। ओके, तो अगर मान लीजिए हम सेम यूनिट वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अगर मैंने लिया आई डॉट आई, आई डॉट आई, अब आई कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमने सेम दोनों यूनिट वेक्टर्स लिए हैं, तो भाई यहाँ पे ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाला भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों के बीच तो एंगल 0 बनेगा। सो इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं, इसका मैग्नीट्यूड है 1, इसका भी सेम 1। नाउ कॉस 0, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एंगल है, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है अलोंग एक्स एक्सिस, सो आई विल हैव कॉस 0 जिसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी एज 1। चाहे तो आप आई डॉट आई निकालो, चाहे जे डॉट जे निकालो, या के डॉट के कैप निकालो, इस केस में आपको वैल्यू मिलने वाली है 1। तो आपने इस चीज को ध्यान देना है। दिस इज अ प्रॉपर्टी दैट यू नीड टू रिमेंबर। ऑब्वियसली हमने डायरेक्टली यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट किया है। अब एक काम करते हैं, हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के बीच में निकालते हैं। तो अगर आपने निकाला है आई डॉट जे, अब देखिए आई जो है आई कैप वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, एंड जे कैप जो है वो आपके वाई एक्सिस के अलोंग है। कुछ इस तरह से भाई आई कैप आएगा इस डायरेक्शन में, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप। इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। सो लेट अस अप्लाई दिस। नाउ आई कैप की वैल्यू इज 1, जे कैप की वैल्यू इज 1, एंड cos 90 डिग्री। cos 90 इज ऑब्वियसली 0, तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो आई डॉट जे कैप आ जाएगा आपका 0। ओके, तो जब आप डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के बीच में निकालते हो डॉट प्रोडक्ट, तो आपको वैल्यू मिलती है सिंपली 0। सो लेट मी जस्ट समराइज इट अप। दैट इज आई डॉट जे भले आप निकाल लीजिए, या आप निकाल लीजिए मान लीजिए जे डॉट के कैप, या आप निकाल लीजिए के डॉट आई कैप। आपको यहाँ पे वैल्यू 0 ही मिलने वाली है। ओके, एंड आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। आई डॉट जे लिखिए, चाहे जे डॉट आई लिखिए, जे डॉट के कैप लिखिए, या के डॉट जे कैप लिखिए, या के डॉट आई कैप, या लिखिए आप आई डॉट के कैप। तो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट आएगा या स्केलर प्रोडक्ट आएगा, यू आर गोइंग टू गेट एज 0। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान देने हैं जब आप बात करते हो स्केलर प्रोडक्ट की। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ चुका है। लेट अस डू अ क्वेश्चन ऑन दिस योर स्केलर प्रोडक्ट रिलेटेड थिंग। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है कि एक फोर्स है जो कि लग रहा है किसी एक बॉडी पे। सो अ फोर्स ऑफ, फोर्स की वैल्यू देखिए कुछ इस तरह से दी हुई है, इतने न्यूटन्स हैं, एंड इट इज बीइंग अप्लाइड। ये फोर्स लग रहा है एक बॉडी पे जिसका मास गिवन है 5 kg। जैसे फोर्स लगाया जाता है, मान लीजिए अगर ये मैं एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ये कोई एक मास है जिसका है ऑब्वियसली 5 kg, इसके ऊपर जब आप फोर्स लगाते हो, मान लीजिए ये ऑलरेडी किसी पोजीशन पे था, कंसीडरिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। फोर्स लगाने पे यही कुछ फोर्स है, ऑब्वियसली बॉडी जो है कुछ डिस्प्लेस हो जाती है, उसका पोजीशन ये आगे की तरफ सरक जाती है। तो यहाँ पे पोजीशंस दिए गए हैं, आप ध्यान दीजिए। तो बॉडी सिंपली डिस्प्लेस हो जाती है। पोजीशन है, पहले इस पोजीशन पे रहती है, फिर फाइनली डिस्प्लेस होके इस पोजीशन पे आ जाती है। कहा गया है कि बताइए इस केस में कितना होगा वर्क डन। एग्जैक्टली वर्क डन आया क्या है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वर्क डन जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है बिटवीन द फोर्स जो कि अप्लाई किया गया है एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। ओके, सो आई विल डिनोट इट एज ds वेक्टर, क्योंकि यहाँ मुझे डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की, दैट इज योर ds वेक्टर, राइट। अब देखिए यहाँ पे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आपको लेना पड़ेगा। तो मैं ये लिख देती हूँ यहाँ पे, फाइनल माइनस इनिशियल। आई एम टॉकिंग अबाउट द पोजीशंस हियर।
ओके, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, राइट. लेट अस पुट द वैल्यू. फाइनल पोजीशन आई है ये, दैट इज 10 i cap minus 2 j cap plus 7 k cap. Now subtract it from the initial, okay, initial position here. Now initial position ये थी, पहले यहाँ पे था 5, फिर यहाँ आया था. तो देखिए फाइनल माइनस इनिशियल होगा, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है फॉर फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो दिस इज गोइंग टू बी योर 6 i cap plus 5 j cap minus 3 k cap. ओके, अब माइनस करते हैं यहाँ पे. सब्ट्रैक्ट साइन का आपको ध्यान देना है. आई कैप के साथ माइनस होगा, जे कैप के साथ, के कैप के साथ. तो देखिए यहाँ पे है 10 आई कैप माइनस 6 आई कैप, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 माइनस 6 इज 4 आई कैप. यहाँ पे है आपका माइनस 2 जे कैप, मीन्स वैल्यू है यहाँ पे -2 और यहाँ पे है +5, मैं ऊपर लिख दे रही हूँ. सो -2 +5, तो आपका ये आएगा +3 जे कैप. ओके, अब यहाँ पे देखिए 7 के कैप और यहाँ पे है -3. आपको माइनस करना है. 7 माइनस -3 मीन्स 7 + 3, दैट इज +10 के कैप. तो साइन का आपको यहाँ पे ध्यान देना है. ये आपका आ जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो मैंने इसको ds वेक्टर से डिनोट किया है. सो दिस इज व्हाट आई गेट एज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अब यहाँ पे देखिए मास दिया हुआ है, मास इज गिवन टू बी 5 kg. ओके, पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि एग्जैक्टली जो है आपका फोर्स क्या आने वाला है. फोर्स ऑब्वियसली यहाँ पे फोर्स की वैल्यू दी गई है. नाउ फोर्स इज गिवन टू बी दिस. ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस. सो आई विल जस्ट रब इट अप. तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ. यहाँ पे फोर्स ऑलरेडी गिवन है विच इज योर 10 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप. ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो इस मास का फिलहाल कुछ यूज ही नहीं हुआ. इस मास का हमने इस क्वेश्चन में कुछ इस्तेमाल किया ही नहीं है. अब फोर्स है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों मौजूद हैं, तो वर्क डन जब हम निकालेंगे आई विल गेट इट एज F डॉट ds. तो लेट अस पुट द वैल्यू. अच्छा, आपका F क्या हो जाएगा बताइए? 10 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 6 के कैप ब्रैकेट में डॉट ds वेक्टर ये है आपका. लेट अस पुट इट हियर. 4 i कैप प्लस 3 j कैप एंड प्लस 10 के कैप. अब बस सिंपली हमें यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा आपका आई कैप से आई कैप का डॉट. नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए आपको करना ये है, यहाँ पे ध्यान दीजिए जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी, आई कैप का आई कैप के साथ ही जाएगा, क्योंकि अगर आप आई कैप के साथ जे कैप लेते हो तो वहां तो 0 आ ही जाएगा, या आई कैप के साथ के कैप का भी लेते हो तो 0 हो जाएगा. इसका मतलब आई कैप विल ओनली गो विथ आई कैप, जे कैप का सिर्फ प्रोडक्ट होगा जे कैप के साथ, के कैप का रिजल्टेंट आएगा सिर्फ के कैप के साथ. तो बाकी और भी अगर कोई डिफरेंट वेक्टर्स आप लेते हो यहाँ पे, हर केस में 0 आने वाला है. सो रादर कि हम पूरा एक एक ओपन करके सॉल्व करें, इससे बेटर है कि हम डायरेक्टली अपने कॉन्सेप्ट को लगाते हुए सॉल्व करें जो हमें ऑलरेडी मालूम है. तो हम, ताकि उससे क्या होगा कि आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी और आपका टाइम भी बहुत बच जाएगा. तो आई कैप विथ आई कैप. नाउ 10 आई कैप इंटू 4 आई कैप. सो आई कैप इंटू आई कैप ऑब्वियसली 1 होगा एंड 10 इंटू 4 इज 40. Now minus 3 j cap into plus 3 j cap. So minus 3 into plus 3 that is minus 9. यहाँ तो प्लस ही दिख रहा है मुझे. प्लस के कैप इंटू का प्लस के कैप का डॉट विथ 10 के कैप. 6 इंटू 10 that is 60 के कैप. कुछ सॉरी नॉट के कैप ऑब्वियसली नहीं आएगा. इन केस अगर आपको नहीं आया तो मैं आपको एक सेपरेट करके बता देती हूँ 10 आई कैप और 4 आई कैप का. सपोज अगर मैंने यहाँ लिया है, देखिए कुछ इस तरह से आएगा. पहले मैंने क्या किया, 10 आई कैप को का डॉट प्रोडक्ट निकाला विथ योर 4 आई कैप. ओके, तो यहाँ पे 10 इंटू 4 दिस इज 40 और आई कैप इंटू आई कैप मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉपर्टी में बता दिया है कि इसकी वैल्यू 1 आती है. तो 40 इंटू 1 दिस इज गोइंग टू बी योर 40. इसी वजह से मैंने पहला टर्म 40 लिखा है. सो दिस इज हाउ वी फाइंड इट आउट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके,
सो लेट अस नाउ मूव अहेड. अब ऑब्वियसली आपने इसको सिंपली सॉल्व कर देना है. दैट इज 40 प्लस 60 विच इज गोइंग टू बी योर 100 एंड दिस इज गोइंग टू बी -9. सो यू आर गोइंग टू गेट इट एज योर 91, sorry, not newtons obviously. Okay, units of work. ये आप जूल भी लिख सकते हो. सो वर्क डन फाइनली मुझे यहाँ पे मिल चुका है एज 91 यूनिट्स ऑफ वर्क. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. whenever the force has been given and displacement हमें मालूम चल ही गया था जो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया था, राइट. सो यू कैन सिंपली डू दिस वे एंड यू कैन कीप प्रैक्टिसिंग लाइक दिस. सो आई होप ये जो टॉपिक था आज जो हमने क्लास में टॉपिक्स उठाएं जिनके बारे में हमने डिस्कशन की, आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू. सो इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए, आपको काफ़ी मदद होगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर यूपी पीजीटी फिजिक्स. डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है एंड शेयर करिए वीडियोस को विद द पीपल अराउंड यू. आप सबसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट टर्न पे विथ अगेन मोर न्यूमेरिकल्स. हम और टेस्ट सीरीज भी सेपरेटली सॉल्व करेंगे क्लास के दौरान जो आपके पर्टिकुलरली यूपी पीजीटी फिजिक्स में आ चुके हैं. इनफैक्ट जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करें दैट इज रिलेटेड टू योर यूपी पीजीटी फिजिक्स एग्जाम ओनली एंड दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर द प्रिपरेशन. तो आप सबसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो पे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन.